हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि इधर काफ़ी दिनों से हम आपके बीच अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, हम आपके लिए वीडियोस लेके नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और अब आपके लिए हम हर रोज़ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ आएंगे और आपको और हमें सीखने सिखाने में हम दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और हमने ये देखा था कि उसमें जो वैल्यू आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑन इंड एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ये वैल्यू आया था। तो वो जो एक्सिस था, मतलब अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये हमारा एक, अगर पर्टिकुलरली अगर हम इसको डाइपोल मान ले जहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज हो, ये प्लस क्यू चार्ज हो, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँ और इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करके बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कितनी होगी, तो सिंपल तरीके से निकल के आया था E = 1/4πε0 2p/r³। सो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हम बात करेंगे कि यही निरक्षीय स्थिति जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल में ये क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे ले चलते हैं आपको अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। याद रहे कि ये अक्षीय निरक्षीय का सेंस कब लेके आते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर होगी तो उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पे हम बनाएंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, या निरक्षीय रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइंस पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके लिए क्या बोलेंगे, लेट अस कंसीडर, मैंने मान लिया ये ए और बी, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तांक k है। रिपीटेड once again, let us consider AB is electric dipole which is situated in that medium whose dielectric constant भी k। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव AB को हम एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावर्तांक k है। ओके, तो AB को हमने एक ऐसे माध्यम में रखा जिस माध्यम का परावर्तांक क्या है, k है। ठीक है, तो गौर करिए कि हमने पहले बोला था कि जो डाइपोल होती है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2l, ये 2l होता है। और हमने मान लिया डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, O है। यहाँ से इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 2l। इसका जो मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट क्या है, O है। यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु P पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो एक चीज़ गौर करिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और यहाँ से नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। है नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये L है, बेस है, ये क्या है, R है, परपेंडिकुलर है। अगर हमको ये निकालना है तो सिंपली हम रूल लगा लेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर। तो ये देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू इसका PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर को निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको ये पता है बहुत अच्छे से, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कितनी। तो लिखते हैं
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा? E1 ले लेते हैं। E1 इज इक्वल टू, पता है हमको कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 के। ऐसे मीडियम में है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, Q पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस L² और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। डायरेक्शन क्या होगी भैया, B से, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, आउटसाइड द लाइंस BP डायरेक्शन होगा, B से, या हम वैसे ले सकते हैं B से B। ओके, इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। डायरेक्शन वही B से P का डायरेक्शन है। ये अभी कितना निकला है, अभी हमने सिंपल बात किया है कि ये इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इसके लाइंस कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये E1 होगा 1/4πε0 के P/r² प्लस L²। डायरेक्शन क्या होगी, B2 P डायरेक्शन होगी। ओके, अभी हम चेक करेंगे किसके लिए, अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ क्या करते हैं, अब हम इस नेगेटिव चार्ज देखेंगे, ये वाला चार्ज कितना होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के, फिर से वही Q अपॉन, इसका जो डायरेक्शन है माइनस चार्ज है, इनसाइड होता है, अंदर की तरफ, चीज एकदम वही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, R² प्लस L² ऑफ होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, P से A की तरफ, इनसाइड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R² प्लस L²। सिंपल, डायरेक्शन वही P to A। इसे हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे बनाते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात किया जाए तो E1 का जो वैल्यू है एग्जैक्टली E2 के बराबर है। आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि अभी हमने जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमने निकाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने निकाला नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, किसी पॉइंट P पे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। और हमने देखा क्या कि दोनों जगहों पे, मतलब सॉरी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है वो बिल्कुल सेम मिला है। चलिए अब आगे एक बात करते हैं स्पेशल। ये जो पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 और E2 है, इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो दो कंपोनेंट डिवाइड होगा। एक होती है, आप जानते हैं, ऊर्ध्व परपेंडिकुलर, और एक होती क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो ये ऊर्ध्व और ये ऊर्ध्व को बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो एक होती है परपेंडिकुलर, इस तरह से इस पॉइंट P की बात करेंगे, इस पॉइंट P की बात करेंगे तो ये इस तरह से होगी, और एक होगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो आप गौर करिए, तो E1 और E2, E1 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स है, E1 कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो E1 साइन थीटा, देखिए हम लिखेंगे E1 व E2 को घटकों में वियोजित
करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, गौर करिएगा E1 और E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है और E2 sin थीटा नीचे की तरफ है। अगर ये E1 sin थीटा है, E2 की जगह पे भी हम E1 लिख सकते हैं, मतलब E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर भी है और एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 sin थीटा वो E2 sin थीटा क्या है, बराबर है वह विपरीत दिशा में है, विपरीत है, अतः ये परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि E1 sin थीटा अगर इस पॉइंट P को देखा जाए, ऊपर E1 sin थीटा, नीचे E2 sin थीटा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हम चाहें तो E2 की जगह E1 लिख ले, तो E1 sin थीटा यहाँ पे, E1 sin थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बराबर है, अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर होगा क्या, E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसे है, ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम बिंदु P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देख पाएंगे, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसको हमने बोल दिया कौन सा इक्वेशन, थर्ड। और हमको ये पता है कि E1 और E2 क्या है, बराबर, इसको मैं लिखता हूँ थर्ड, ये बना लेता हूँ और इसे फोर्थ बना लेता हूँ। E1 E2 क्या है, बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 लिख सकता हूँ, बराबर है E1 cos थीटा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन फिफ्थ। कुछ नहीं किया है, क्या किया एक बार समराइज कर देता हूँ। डाइपोल है, डिस्टेंस क्या 12 है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो पहले प्लस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी निकाल लिया, माइनस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी निकाल लिया। मान लिया कि डाइपोल एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिस माध्यम का परावर्तन K है। उसके बाद हमने क्या किया, तो पहले प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाल लिया, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाल लिया, और हमने देखा क्या कि ये E1 और E2 दोनों का मान क्या है, बराबर है। और अगर हम इस E1 E2 को घटकों में विभाजित करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा, ये E1 sin थीटा, मतलब इसे एक होता है ऊर्ध्व घटक, एक होता है क्षैतिज घटक, तो अगर ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक में इसको बांटेंगे तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर है, विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएगा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो E की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2E cos थीटा। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, और हम क्या करेंगे, अब बस E1 की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से E1 की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो E1 टू E की वैल्यू कितना मिला, 2E cos थीटा। E1 की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q अपान जहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं,
इस फिगर से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है l, हाइपोटेनस कितनी है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें E इज इक्वल टू, ऐसे अरेंज करता हूँ पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 2 को मैंने क्यों साथ रखा 2q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हुआ, और cos थीटा वैल्यू कितना मिला हमें l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये एक साथ रखो 2ql हो गया। और फिर ये देखिए ध्यान समझिएगा, अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये क्या है पूरा कंप्लीट पावर है। तो एक सिंपल सोचिए, इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, 1 में आधा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3/2। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। इस दिखा देता हूँ कैसे, देखिए सिंपल यहाँ साइड में दिखा दे रहा हूँ। इसका पावर कितना है 1, ठीक है, ये कितना है 1/2, जोड़ दो 2 1 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू कितना हो गया P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, नो 3/2। यहाँ सामने लिख दो 2ql की वैल्यू किसके बराबर है P के बराबर। चलिए एक चीज़ और देखिए, ये L ना डाइपोल सिस्टम है, बहुत ही छोटा होता है, डाइपोल लेंथ में भी सेंटर पॉइंट और भी छोटा होता है। अगर कंपेयर करते हैं R से, तो R एक बड़ी क्वांटिटी है L से। अगर मैं r स्क्वायर की बात करूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी l स्क्वायर से, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर क्या इज निगलेक्टेड, l स्क्वायर का मान क्या होगा नगण्य होगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर p रहेगा r स्क्वायर, l स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया नगण्य प्लस 0 की पावर 3/2। फिर क्या हो जाएगा ये के चलता रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p, इसकी वैल्यू 0 हो गया, r स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करके 3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो e की वैल्यू कितना मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r3। एक चीज़ देखिए ये कितना मिला हमें, ये जो इक्वेटोरियल है, इस इक्वेटोरियल में हमने क्या देखा, इस इक्वेटोरियल में देखा कि जो पॉइंट P है उस बिंदु P पे जो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है इस डाइपोल की वजह से, तो कितना मिला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के P अपान r3। इसके पहले जो था एंड ऑन एक्सिस या अच्छी स्थिति में था, उसमें क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान r3। ये यहाँ पे 2p था और यहाँ पे r है, मतलब वहाँ ट्वाइस था, यहाँ पे हाफ है, उसका आधा है, ठीक है, p अपान r3 है। ओके, अगर मैं इन डाइपोल के बीच के मीडियम को ये कंसिडर कर लूँ, पहले तो मैंने ये बोला कि ये ऐसे मीडियम था जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था। अब मैं ऐसा कहूँ कि ये एक ऐसे मीडियम है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k है कोई दूसरा मीडियम था। अभी मैं ये मान लूँ कि एयर या वैक्यूम हो, यहाँ अगर मैं एक लाइन बढ़ाऊँ, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी एक हो गया। फिर ये क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू 1 हो गई है, P अपान r3। दिस इज फाइनल रिजल्ट, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस बीच में आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो अब से आपकी क्लासेस डेली रन करेगी और हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेक्चर के साथ अवेलेबल होंगे। टिल देन खुश रहें, मस्त रहें,
थैंक यू सो मच।